हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर जो 15 है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। आपको मैंने क्षेत्रफल परिधि के बारे में बताया था। अब मैंने एक भी बताया था आपको, एक चक्कर बराबर होता है परिधि। यदि आपसे किसी से कहें कि आपको एक वर्ग का चक्कर लगाना है तो इसका मतलब है एक वर्ग की परिधि की बात कर रहा है। परिधि या परिमाप एक ही बात है। यदि वृत्त की करता है कि वो वृत्त के एक चक्कर लगाता है, इसका मतलब वो बात करता है वृत्त की परिधि की। आयत पर चक्कर लगाता है तो इसका मतलब है आयत की परिधि। परिधि और परिमाप एक ही बात है। जैसे मैं कहूँ आपसे एक चक्कर बराबर क्या होता है? परिधि होती है। एक चक्कर बराबर क्या होती है? परिधि। अब परिधि और परिमाप क्या है? एक ही बात है। यदि मैं कहूँ आपसे कि 100 चक्करों में 40 मीटर दूरी तय करता है। तो इससे पहले मैं आपको एक, वैसे मैं 9th में कराए हैं, जिन्होंने भी मेरे से ऑफलाइन क्लास ली होगी उनको पता होगा। मैंने ऑफलाइन क्लास में कराए थे कुछ। जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपए के 10 पेन आते हैं, 5 रुपए के 10 पेन आते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के कितने पेन आएंगे? 5 रुपए के कितने आते हैं? 10 आते हैं, तो 1 रुपए का कितना पेन आएगा? अब देखते हैं। तो हमें क्या करना है? 1 रुपए के कितने आएंगे, मतलब 5 के स्थान पर क्या करना है? 1 करना है। तो देखो 5 रुपए के कितने पेन आ रहे हैं? 10 पेन आ रहे हैं, तो 1 रुपए के पेन आएंगे। इस 5 के स्थान पर क्या कर दिया है? 1, अर्थात इस 5 को हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण किस में जाएगा? भाग में। तो 1 रुपए के कितने पेन आएंगे? 2 पेन आएंगे। यदि मैं कहूँ आपसे 10 रुपए का कोई भी सामान 50 आता है, ठीक है। मैं कहूँ कि आपसे 10 रुपए में 50 कॉपियां आती हैं। 10 रुपए में 50 कॉपियां आती हैं, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? मतलब 1 रुपया 10 की जगह में क्या करना है? 1 करना है। तो क्या करेंगे? इस 50 में 10 का क्या दे देंगे? भाग। कितना आ जाएगा? 5, अर्थात 1 रुपए में 5 कॉपियां आती हैं। दोबारा से मैंने कहा है कि प्रश्न में कि 5 रुपए के 10 पेन आते हैं, तो 1 रुपए के कितने आएंगे? अर्थात इस जगह में 5 के स्थान पर क्या कर दिया है? 1 कर दिया है, तो 5 का किस में चल जाएगा? भाग चल जाएगा। इसी प्रकार 10 रुपए के 50 पेन आते हैं, तो 1 रुपए के कितने आएंगे? 10 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 रुपए के 10 का चल जाएगा भाग में, तो इसका क्या जाएगा? 5। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता, जैसे 5, मैंने कहा था कि 5 रुपए के 10 पेन आते हैं। यदि मैं कहता हूँ 10 पेन 5 रुपए के आते हैं, तो बताओ 1 पेन कितने का आएगा? मतलब 1 पेन, मतलब 10 के स्थान पर क्या करवा रहा है? 1 करवा रहा है, तो 1 पेन कितने रुपए का आएगा? 5/10 का, अर्थात 1/2 रुपए का, अर्थात 50 पैसे का। समझ में आ रही है? आपको इधर की साइड का 1 करना हो, यदि मैं कहूँ कि 10 पेन 40 रुपए के आते हैं, तो 1 पेन कितने का आ जाएगा? तो 10 पेनों के स्थान पर क्या कर देंगे? 1 पेन, तो 10 को हम क्या दे देंगे? भाग। समझ में आ गई होगी ये बात। अब जैसे मैं कहूँ आपसे, कोई प्रश्न है कि 100 चक्करों में 50 मीटर दूरी तय करता है। 100 चक्करों में 50 मीटर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में, मैं बात करूंगा 1 चक्कर, तो 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 50/100। इसका हम क्या दे देंगे? भाग। समझ में आ गई है? जैसे मैं कहूँ आपसे कि 80 चक्करों में
200 मीटर दूरी तय करता है, तो बताओ एक चक्कर में कितना करेगा। तो एक चक्कर में अर्थात 80 के स्थान पर क्या करना है, 1 करना है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 200 बटे कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, तो जो भी चक्कर वाले प्रश्न हैं उनको करा देता हूं आपको एक बार। देखो चक्करों की संख्या ज्यादा और दूरी की संख्या कम है, तो उसको क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले तो उदाहरण कर देते हैं। एक उदाहरण है तीसरा, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। ठीक है, 5000 चक्कर, 5000 चक्कर में, ठीक है, 5000 चक्कर में कितना करता है, 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहिए का व्यास आपको निकालना है। पहिए का क्या निकालना है, व्यास निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो चक्करों की संख्या 1 लानी है। जब भी चक्करों वाले प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है चक्करों की संख्या क्या निकालनी है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, क्योंकि एक चक्कर बराबर होता है परिधि होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक चक्कर बराबर क्या होती है, परिधि। जब भी चक्करों का प्रश्न आता है तो आपको एक चक्कर की संख्या निकालनी होती है। अब हमें पता है इधर तो है, देखो हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं कहूँगा आपसे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, 5000। समझ में आ गई होगी ये बात, क्योंकि हमें इस 5000 चक्करों के स्थान पर क्या करना था, एक चक्कर 5000 में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितना करेगा, 11 बटे 5000। जब भी देखो ऊपर तो है किलोमीटर, ऊपर तो क्या है, किलोमीटर। अब देखो हम इस 11 में 5000 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 2 किलोमीटर में 2000। इसी प्रकार 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 11000 मीटर हो जाएंगे। तो देखो इसको हमने संख्या को चेंज कर लिया है, 11 किलोमीटर है तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, मीटर में। कितना हो जाएगा, 11000 मीटर बटे 5000, 0 3 कैंसिल हो जाएंगी, 11 बटे 5 मीटर। अब देखो यहाँ पर था किलोमीटर, किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया है किसमें, मीटर में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब देखो हमारे पास एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास, 11 बटे 5 मीटर। अब बताओ एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, परिधि। एक चक्कर को क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि कितनी है, 11 बटे 5 मीटर। परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 11 बटे 5, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22 बटे 7, आर के स्थान पर r बराबर 11 बटे 5। इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर की जो संख्या है वो कैसी हो जाएंगी, उल्टी सीधी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 11 बटे 5, जैसा जैसा 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 22 कहाँ चल जाएगा, नीचे। कितनी बार कर जाएगा, 2 बार। r बराबर कितना जाएगा, 7 बटे 20 मीटर। ठीक है, उसने क्या पूछा है हमसे, उसने हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना।
व्यास क्या होता है, देखो उसने पूछा है व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगना, 2 के स्थान पर 2, r कितना है 7/20, कट जाएगा, कितना जाएगा 0.7 मीटर या 70 सेमी, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेमी होता है। समझ में आ गई होगी आप सबके। देखो दोबारा से बता देता हूँ, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, प्रश्न के अंदर दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें जो आपने जो चक्कर लगाया है इसकी जो व्यास है वो कितना होगा। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। तो हमको पता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 11/5000, ठीक है, लेकिन हमारे पास 11 में 5000 का भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 11/5 मीटर। एक चक्कर को हम क्या लिख सकते हैं, परिधि। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा 11/5 मीटर। एक चक्कर तो हमने परिधि लिख दिया, इधर जो बचा है वो जैसा कि जैसा लिख दिया है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर 11/5, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर r और 11/5 के स्थान पर 11/5। और हमने आगे इसका क्या कर लिया है, पक्षांतरण कर दिया है, और पक्षांतरण करके काट पीट ठुक ठाक कर इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/20, किसका, त्रिज्या का, ठीक है। और त्रिज्या हमेशा व्यास की दुगनी होती, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r और r के स्थान पर हम कितना रख देंगे 7/20 और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें एक बार। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 100 चक्करों में 88 मीटर दूरी तय करता है। इधर देखें, 100 चक्करों में तय की गई दूरी 88 मीटर है। 100 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है 88 मीटर है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, इस लाइन का मतलब है तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 88/100 मीटर। लेकिन हम 88 में 100 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए इस इकाई को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। इकाई को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। मीटर में है तो मीटर से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, सेमी हो जाएगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी देखो 88 मीटर है। 88 मीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, सेमी में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, तो 2 मीटर 200, तो 88 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 8800 सेमी। अब इकाई है किसमें है, सेमी में। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 88 सेमी। तो एक चक्कर को हम लिख सकते हैं परिधि। तो परिधि का मान कितना है 88। परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 88, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर r और 88 के स्थान पर 88। इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो r बराबर 88, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 22 कहाँ जाएगा नीचे और 2 कहाँ जाएगा नीचे। 22 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 2 बार। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेमी। देखो उसने कहा है कि 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 88 मीटर है। तो एक चक्कर में कितनी हो जाएगी 88/100। लेकिन हम 100 का भाग नहीं दे सकते 88 में, इसलिए 88 की जो इकाइयाँ हैं उसको क्या कर देंगे, हम छोटा कर देंगे। तो मीटर है तो उसको हमने किस में चेंज कर देंगे, सेमी में चेंज कर देंगे। और उसके बाद
परिधि, एक चक्कर बराबर होता है परिधि बराबर क्या आ जाएगा 88, और परिधि का फॉर्मूला लगाकर हम त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। नेक्स्ट टाइप है सेकेंद्रीय वृत्त। देखो ये नाम आपको बहुत आएगा, सेकेंद्रीय, जिसका केंद्र एक हो, ठीक है, सेकेंद्रीय, सेकेंद्रीय वृत्त। देखो सेकेंद्रीय, सेकेंद्रीय का अर्थ होता है ऐसी आकृति, ऐसी आकृति कम से कम, ठीक है। देखो सेकेंद्रीय, सेकेंद्रीय का होता है दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिनका केंद्र या मिडिल पॉइंट एक हो, ठीक है। सेकेंद्रीय, सेकेंद्रीय का अर्थ होता है दो या दो से अधिक, कम से कम दो, ठीक है, दो या दो से अधिक आकृतियों का केंद्र या मिडिल पॉइंट एक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंद्रीय बोलते हैं। जैसे अपन एक आयत है, उस आयत के जैसे कोई बड़ा आयत है, ठीक है, और बड़े आयत के बीच मतलब अंदर कोई एक छोटा आयत और है, तो वो आकृति क्या हो जाएगी? सेकेंद्रीय आकृति होगी। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास कोई घन है, उस घन के कोई बड़ा घन है और बड़े घन के अंदर कोई छोटा घन और है, तो वो भी कौन सी आकृति हो जाएगी? सेकेंद्रीय आकृति हो जाएगी। सेकेंद्रीय आकृति अर्थात आप आम भाषा में समझें तो एक कोई बड़ी आकृति के अंदर कोई उसी आकृति की कोई छोटी आकृति हो, ठीक है। जैसे व्रत है तो व्रत के अंदर कोई छोटा व्रत हो, आयत है तो आयत के अंदर कोई छोटा आयत हो, तो ऐसी जो आकृति होती हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंद्रीय आकृतियां, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई व्रत है, एक कोई बड़ा व्रत है और इस व्रत के अंदर कोई छोटा व्रत है, जिनका केंद्र क्या है? एक ही है। परिभाषा देखो, वैसे परिभाषा वगैरह नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए हर शब्द की, कि शब्द का महत्व क्या है। देखो हमको नॉलेज नहीं है, 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी है। यदि आप देखो नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे दो आकृतियां हैं हमारे पास और दोनों आकृतियों का केंद्र एक ही हो, दो या दो से अधिक आकृतियों का केंद्र एक ही हो, उन आकृति को हम बोलते हैं सेकेंद्रीय आकृतियां। अब देखो ये व्रत है, इन दोनों व्रतों का केंद्र क्या है? एक है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंद्रीय व्रत। समझ में आ गई होगी। तो सेकेंद्रीय का मतलब होता है जिन ऐसी आकृति जिनके केंद्र क्या हो? एक ही हो या ओवेनिस्ट हो। तो देखो हमारे पास सेकेंद्रीय व्रत की आकृति ये हो गई हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को? हमारे पास एक व्रत तो छोटा है और एक व्रत कैसा है? बड़ा। तो देखो छोटे व्रत की त्रिज्या हमने मान ली R1 और बड़े व्रत की त्रिज्या मान ली हमने R2। कोई जरूरी नहीं है मैं जो मान रहा हूँ यही माने आप भी, हो सकते हैं आप बड़े जो व्रत है उसकी त्रिज्या को R1 मान लें और छोटे की को R2। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े व्रत की त्रिज्या से है इसलिए बड़ा R, छोटे की जो त्रिज्या है इसलिए इसको छोटा R। समझ में आ गई। अब हमें सेकेंद्रीय व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है बीच का। तो आप क्या करेंगे कि बड़े व्रत का जो क्षेत्रफल है उसमें से आप छोटे व्रत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस एरिया का हमारे पास क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। तो देखो सेकेंद्रीय व्रत का क्षेत्रफल, जो सेकेंद्रीय जो व्रत है उसके व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो बड़े व्रत का क्षेत्रफल है उसमें से छोटे व्रत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बताओ बड़े व्रत हो चाहे छोटा व्रत हो चाहे पहाड़ व्रत हो कैसा भी व्रत हो, और व्रत के जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला परमानेंट ही πr² होता है। व्रत का क्षेत्रफल चाहे व्रत कैसा भी हो, बड़ा छोटा कैसा भी हो, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला फिक्स ही है πr²। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²। लेकिन बड़ा व्रत है इसलिए हम बड़ी त्रिज्या लगा देंगे और छोटे व्रत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। देखो ये तो किसका हो जाएगा? बड़े व्रत का, क्योंकि हम r से प्रदर्शित किया है और छोटे को हमने किससे किया है? छोटे r से।
तो सेकेंडरी वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई, क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोबारा से देखें कि सेकेंडरी वृत्त का जो फॉर्मूला होगा तो सेकेंडरी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत किसी को, हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लेना जो आपके याद रहे। क्वेश्चन नंबर मैं 8 कराता हूं। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास एक कोई वृत्ताकार खेत है, उसकी त्रिज्या है 35 मीटर, उसके चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है, चारों ओर क्या बना हुआ है, मार्ग। यदि आपको ध्यान रखना है, ऐसे कभी भी बोल दे आपको कि एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर, ठीक है, या अंदर कुछ बना हुआ है, तो इसका मतलब वो बात करता है सेकेंडरी वृत्त की। तो उसके बाहर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो बताओ अंदर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो कितनी है, 35 मीटर, और जो बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो 35 तो यहाँ तक होगी और 7 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 42 मीटर। समझ में आ गई ये बात। देखो 7 मीटर तो चौड़ा रास्ता है, 35 तो यहाँ तक है, देखो 35 तो उसने पहले ही बता दिया है, तो 35 तो यहाँ तक हो जाएगी, 7 ये, तो टोटल जो आर है वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो आपको निकालना है यहीं पर सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, चाहे ऐसे याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, बड़े आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस छोटे आर की वैल्यू 35, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 42 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे, 42 के स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर घटा देंगे और उसको काट पीट कर आंसर आ जाएगा, वो ही आना है। लेकिन कैलकुलेशन क्या है, बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। 22/7 गुना, इसको हम जोड़ देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 77, गुना कितना आ जाएगा, 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 22 गुना 7 77 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए 22 गुना 77 कर लेना और आपका मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी वृत्त का ही क्वेश्चन है कि नवा 2 सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है। इसको देखो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए एक बार इसको हम जोड़ देंगे और एक बार हम इसको घटा देंगे। तो सेकेंडरी वृत्त का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आंसर बी। 10वां क्वेश्चन है, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या
क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो आपको परिवज्र क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है, तो सॉरी मान निकालना है। तो देखो एक त्रिज्या तो है आपकी बड़ी त्रिज्या 4, ठीक है, एक त्रिज्या 4 है और एक त्रिज्या कितनी है 3। इसमें आप आंसर आ जाएगा, इसमें इसका मान रख देंगे, कोई दिक्कत किसी को। एक उसने कहा है 10वें प्रश्न में कि एक वृत्त की त्रिज्या तो 4 है और एक की कितनी है 3, तो बड़े की त्रिज्या तो बड़ा मान लें, छोटी की छोटा, और उसका क्या निकालना है सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? 10वां क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। त्रिज्या r का मान है 4 और छोटे r का मान दिया है 3, तो पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर माइनस 3 की छोटा है 3 स्क्वायर, 22/7 एक बार जोड़ दें और एक बार क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो 22/7, 4 और 3 7, 4 में 3 गया तो 1, 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 22 मीटर। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और प्रैक्टिस करें। हमेशा जो गणित है प्रैक्टिस मांगती है। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी समझने में, जहाँ तक मेरा अंदाज है इतनी नहीं आ रही होगी। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से और रेगुलर देख रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, 100% मेरी गारंटी है। ऑफलाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऑफलाइन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो थोड़ी समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।